अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो ये चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज इस लेक्चर में हम डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। डीएनए की रेप्लिकेशन है क्या, पहले हम इसकी तारीफ कर लेते हैं। डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स का बन जाना। जब एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाते हैं जो बिल्कुल हूबहू पुराने डीएनए जैसे होते हैं, इस अमल को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन की सबसे पहले हम तारीफ लिख लेते हैं। ये ऐसा अमल है जिसके दौरान डीएनए के एक मॉलिक्यूल से दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और जो नए बनने वाले दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पुराने डीएनए के हूबहू होते हैं, उस जैसे होते हैं। लेकिन कैसे एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाते हैं, इसकी तफसील जानने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए, डीएनए की रेप्लिकेशन होती कब है। डीएनए की रेप्लिकेशन सेल के तकसीम होने से पहले होती है। जब एक सेल में तकसीम होकर नए सेल्स बनाने होते हैं, उससे कुछ देर पहले उस सेल में पाया जाने वाला डीएनए, उसकी भी क्या हो जाती है, रेप्लिकेशन। तो ये हम लिख लेते हैं, ये अमल, रेप्लिकेशन का जो अमल है, ये अमल सेल की तकसीम से पहले होता है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं, उन क्रोमैटिड्स की नकूल तैयार करना। ये एक क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम का ऊपर वाला बाजू और नीचे वाला बाजू है, इन दोनों को मिलाकर ये क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड है। ये क्रोमोसोम का पूरा क्रोमैटिड है। ये क्रोमोसोम का जो दरमियानी हिस्सा है, इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर से ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वाला बाजू कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को नीचे वाला बाजू कहते हैं। तो क्रोमोसोम का ऊपर वाला और नीचे वाला बाजू दोनों मिलकर पूरा का पूरा एक क्रोमैटिड बनाते हैं। ये एक क्रोमैटिड है और क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होता है। लेकिन सेल जब तकसीम होता है, सेल के तकसीम होने से पहले ये जो क्रोमैटिड है, इसकी एक नकल बनती है जो पहले वाले क्रोमैटिड के साथ जुड़ी रहती है। ये जो क्रोमैटिड है, इसकी एक कॉपी या नकल बनाई जाएगी। ये पहले वाला क्रोमैटिड है और ये नया क्रोमैटिड बना है। तो ये जो नया क्रोमैटिड बना है, ये जो पहले वाला क्रोमैटिड था, बिल्कुल इस जैसा एक नया क्रोमैटिड बनेगा। इसकी एक नकल बनाई जाएगी जो पहले वाले क्रोमैटिड के साथ जुड़ी होगी। तो अब ये दो क्रोमैटिड्स हो जाएंगे जिनको आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो ये क्रोमैटिड की एक नकल बनाने के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन होती है सेल की तकसीम से पहले। तो इस अमल का मकसद क्रोमैटिड की नकल तैयार करना है। वो जो एक क्रोमैटिड है, उस जैसा एक और क्रोमैटिड बनाना। एक क्रोमैटिड से इस जैसा एक और क्रोमैटिड बनाना, इसकी कॉपी या इसकी नकल बनाना। इस मकसद के लिए डीएनए की रेप्लिकेशन की जाती है। एक डीएनए से दो नए डीएनए बनाए जाते हैं जो बिल्कुल पुराने डीएनए के हूबहू होते हैं। तो हमने डीएनए की रेप्लिकेशन की तारीफ भी पढ़ी और ये भी पढ़ा कि ये अमल होता कब है, सेल की तकसीम होने से पहले। और इस अमल का मकसद क्या है, क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिड को दो क्रोमैटिड्स में तब्दील कर देना। जैसे ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले डीएनए की रेप्लिकेशन होती है,
तो पहले क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर मौजूद जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है तो उस क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हो जाते हैं, क्रोमैटिड की एक नई नकल बन जाती है और दो क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और इन्हें आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो डीएनए की रेप्लिकेशन की तारीफ और इस अमल के वकू या वाक़या होने का वक्त और इसका मकसद भी हमने पढ़ा। अब जानते हैं हम कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती कैसे है। डीएनए की रेप्लिकेशन के मराहिल। रेप्लिकेशन के मराहिल। डीएनए की रेप्लिकेशन का सबसे पहला मरहला है जो डीएनए है डीएनए एक बलदार मॉलिक्यूल होता है। उसकी जो दोनों चेन्स या धागे होते हैं वो एक दूसरे से बल खाए होते हैं, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे होते हैं। पहले मरहले में क्या होगा, डीएनए के बल खत्म हो जाएंगे। वो जो डीएनए के दोनों धागों के जो बल थे वो बल खत्म हो जाएंगे और डीएनए के दोनों धागे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो पहले मरहले के दौरान क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल में मौजूद दोनों धागों के बल खत्म हो जाएंगे, यानी डीएनए के दोनों जो धागे हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। जैसा कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं, पहले डीएनए के दोनों धागे बल खाए हुए थे, लिपटे हुए थे, कभी दाईं तरफ मुड़ते थे, कभी बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, लेकिन अब दोनों धागे उनके बल ख़त्म हुए और वो सीधे हो गए। और हम जानते हैं कि डीएनए के दोनों जो धागे होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड के तीन अज्जा होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस। जो नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल की अंदर वाली तरफ होती हैं, जबकि ये जो बैकबोन है डीएनए मॉलिक्यूल की दोनों तरफ पर ये शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। ये गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये अंदर वाली तरफ नाइट्रोजनी बेसिस हैं। एक चेन की जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं वो दूसरी चेन की नाइट्रोजनी बेसिस के साथ जुड़ी होती हैं। ये भी हमने गुज़िश्ता लेक्चर में तफसील से पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि एक चेन की एडेनिन के सामने हमेशा दूसरी चेन की कौन सी नाइट्रोजनी बेस आती है, थायमीन, जबकि एक चेन की ग्वानिन के सामने दूसरी चेन की हमेशा साइटोसिन आती है। ये हमने तफसील से पढ़ा था। तो ये एक चेन की नाइट्रोजनस बेस दूसरी चेन की नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो पहले मरहले में क्या हुआ, वो जो डीएनए की दोनों चेन्स या धागे थे जो बलदार थे, बिल्कुल सीधे नहीं थे। पहले मरहले में वो धागे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। दूसरे मरहले में क्या होगा, दोनों धागे या चेन्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। डीएनए के जो दोनों धागे या दोनों चेन्स जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह। वो जो दोनों धागे पहले जुड़े हुए थे लेकिन सीधे हो चुके थे, लेकिन जुड़े हुए थे, दूसरे मरहले के दौरान ये धागे एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। और ये दोनों धागे जो एक दूसरे से अलहदा हुए हैं ये सांचे के तौर पर अमल करेंगे, टेम्पलेट के तौर पर अमल करेंगे।
नई बनने वाली चेन्स के लिए ये टेम्पलेट या सांचे के तौर पर अमल करेंगे। ये दोनों धागे जो पहले जुड़े हुए थे एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं। इनकी नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा हो चुकी हैं। तो ये दोनों जो धागे हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के जो एक दूसरे से अलहदा हुए हैं, ये सांचे के तौर पर अमल करेंगे, टेम्पलेट के तौर पर अमल करेंगे। टेम्पलेट यानी ये नए बनने वाले धागे की सही बनने में रहनुमाई करेंगे। जैसा कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए सांचों की ज़रूरत होती है। पहले से मौजूद जो बर्तन होते हैं उनके अंदर मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी उन बर्तनों की शक्ल इख्तियार कर लेती है पक कर। तो वो मिट्टी का पहले से मौजूद जो बर्तन है जिसने मिट्टी की एक ख़ास शक्ल बनाई उसको सांचा या टेम्पलेट कहते हैं। तो ये जो दोनों पहले से मौजूद धागे हैं जो अलहदा हो चुके हैं दूसरे मरहले के दौरान, ये दोनों धागे नए बनने वाले धागों के लिए सांचे या टेम्पलेट के तौर पर अमल करेंगे। यानी जो नए धागे में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, नया धागा भी न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, वो कैसे बनेगा वो भी हम देखते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड जो नए धागे में जुड़ेंगे वो इस धागे को सामने रखते हुए जुड़ेंगे। इस धागे में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब होगी वो जो नए बनने वाले धागे होंगे उनमें न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को कंट्रोल करेगी। तो इसलिए इसे सांचा या टेम्पलेट कहते हैं। तो नए धागा तीसरा मरहला जो होगा, तीसरे मरहले के दौरान टेम्पलेट धागों के सामने नए, ये पुराने जो धागे हैं जो अलहदा हो चुके हैं टेम्पलेट या सांचा कहेंगे। टेम्पलेट धागों के सामने नए धागे बनना शुरू हो जाएंगे और जो नए धागे बनेंगे वो भी न्यूक्लियोटाइड से ही बनेंगे। नए धागे न्यूक्लियोटाइड्स से ही बनेंगे। ये पुराना टेम्पलेट सांचा या धागा है। इसके सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ते जाएंगे। ये एक नया न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ आकर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, दूसरे के साथ आकर तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, तीसरे के साथ आकर चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागा बना देंगे। इस तरह इसके सामने भी नए न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागा जुड़ जाए। तो ये टेम्पलेट के सामने या सांचों के सामने जो कि पुरानी चेन्स थी, नई चेन्स या नए धागे बन गए। ये पुराना धागा है और ये नया धागा है। ये थी तीसरा मरहला। चौथे मरहले के दौरान ये धागे अपनी नाइट्रोजनी बेसिस के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इन धागों की जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तो दोनों धागे भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और जब दोनों धागे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे इस एक डीएनए के मॉलिक्यूल से। और जुड़ने के बाद जब दोनों धागों की नाइट्रोजनी बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी तो दोनों धागे भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद
दोनों धागे एक दूसरे के इर्द गिर्द दोबारा से बल खाएंगे और डबल हेलिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और ये जो दो नए मॉलिक्यूल बने हैं ये बिल्कुल पहले से मौजूद जो पुराना मॉलिक्यूल था उस जैसे होंगे, उसके हूबहू होंगे। तो ये जो दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हैं ये रेप्लिकेशन के अमल के ज़रिए बने हैं। और रेप्लिकेशन क्या है उसकी हमने तफसील जानी और रेप्लिकेशन के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में पढ़ा। तो मैं इन मराहिल की अगर खुलासा करूं, सबसे पहले डीएनए का जो मॉलिक्यूल था जो बलदार था उसके बल खुले और वो सीधा हो गया। दूसरे मरहले में दोनों धागे एक दूसरे से अलहदा हो गए। तीसरे मरहले में बिल्कुल इस तरह अलहदा हुए दोनों धागे जिस तरह एक जिप की जो दो जंजीरें हैं वो एक दूसरे से अलहदा होती है खुलने पर। फिर तीसरे मरहले में पुराने धागों के सामने नए धागे बने और चौथे मरहले में वो पुराना और नया धागा एक दूसरे के इर्द गिर्द बल खाए लिपटे और एक डबल हेलिक्स बन गया। तो ये दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स एक डीएनए से बने, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सीखा कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।